good evening to all of you. So today I am going to start your new topic, that is free consent. That is free consent. As I have already discussed about free consent, कि free consent है क्या? Section 10 of Indian Contract Act says that a contract is valid only if it is caused by free consent. वहां पर क्या है कि अगर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनकी कंसेंट जो है फ्री नहीं है, if their consents are not free, so in that particular case it has been said that the contract is voidable. The contract is not a valid contract and it is a voidable contract. तो फ्री कंसेंट हम कह सकते हैं इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज सेड दैट इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट. अच्छा, फ्री कंसेंट है क्या? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री if it is not caused by, said to be free if it is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, mistake and fraud. इसका क्या मतलब है कि कंसेंट जो है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो कंसेंट का मतलब क्या है कि जो सब वो है, लाइक इफ आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू अनदर पार्टी, इट मीन्स दैट इट शुड बी सेम मीनिंग फॉर बोथ द पार्टीज एट द सेम टाइम. मीन्स वहां पर एट द सेम टाइम दोनों पार्टीज के लिए वो जो सब्जेक्ट मैटर है दैट शुड मीन द सेम. उन दोनों का कोई अलग अलग मतलब नहीं होना चाहिए. मतलब कि जिस तरह से हम उसको पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें. वहां पर कोई दबाव ना हो, वहां पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, वहां पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, वहां पर कोई मिस्टेक ना हो, वहां पर कोई फ्रॉड ना हो. तो व्हेन द consent of the parties are not influenced by these 5 elements, जो मैंने 5 elements अभी यहां पे बताए हैं, that coercion, undue influence, misrepresentation, mistake and fraud, अगर ये 5 elements से कोई क्या कहते हैं कि जो consent है, means जो agreement है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो that is a valid agreement or valid contract. If it is affected by any of these 5 elements, in that particular case it is said that the contract is not a valid contract, it is a voidable contract. Is it clear? Okay, so अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि हमने फ्री कंसेंट देख लिया कि फ्री कंसेंट है क्या. फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स. अब हम आते हैं किस पर, इस जो ये 5 फैक्टर्स अलग अलग हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनकी डिटेल स्टडी क्या है, कि कोर्शन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है. तो पहले आते हैं कोर्शन पर. पहला है coercion. The word coercion is defined in the under section 15. It is defined under section 15. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code. Means committing or threatening to commit. It means that any act, the coercion is defined as the committing or threatening to commit. Threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, IPC. It means that or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. It means that committing or threatening to commit, detaining or threatening to detain any property in order to obtain the consent, in order to make other person
टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है, मैं इसको फिर से अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले तो कोई एक्ट को कमिट करना, जैसे मैंने तुमको मार पीट करके तुमसे साइन करवाया, दैट इज कॉल्ड कमिटिंग एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सपोज दैट मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैज बीटन मिस्टर बी टू साइन एन एग्रीमेंट, टू साइन एन एग्रीमेंट, तो इट इज व्हाट, इट इज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइड तो नहीं है, इट कैन बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। तो इसका क्या मतलब है, कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, इसमें मैं एक केस डिस्कस करूंगा। केस का नाम है राणा गनायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। केस का नाम है राणा गनायकम्मा, कोई साउथ इंडियन नाम है, वर्सेस अलवर सेट्टी, अलवर सेट्टी। इस केस में क्या है, द क्वेश्चन बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट was regarding the validity of adoption of a boy of 13 year old। किसी 13 ईयर ओल्ड बॉय का एडॉप्शन का केस था, जो कि उसने चैलेंज किया था कोर्ट में। उस एक पर्टिकुलर लेडी ने, सपोज कोई एक लेडी थी ए, इसने एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड जो कि 13 ईयर्स ओल्ड था, उसके एडॉप्शन को चैलेंज किया था। उसने कहा था कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज कंपेल्ड टू अडॉप्ट द सन ऑफ 13 ईयर ओल्ड बाय हिज रिलेटिव, by saying that if she will not do that, they will not allow to remove the dead body of her husband from the house। उसने क्या कहा कि हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा कि भाई ये जो एडॉप्शन है ये कोर्शन पर है, इसमें मेरी रजामंदी, मतलब कि मेरा जो है वो इंटेंशन, जो कंसेंट है वो फ्री नहीं था। मेरे एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ माई हस्बैंड आई हैव बीन टोल्ड बाय द रिलेटिव ऑफ दैट अडॉप्टेड सन कि आप जबरदस्ती इसको अडॉप्ट करो, वरना मैं आपके हस्बैंड की बॉडी को आपके घर से निकलने नहीं दूंगा। तो मजबूरी में उसने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया। तो ये क्या है, एक एक्ट है जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी को मारना पीटना। तो ये क्या था, इस पर्टिकुलर केस में मद्रास हाई कोर्ट ने इस एडॉप्शन को मतलब कि गलत ठहराया था कि ये एडॉप्शन जो है दैट इज कमिटेड बाय द, दैट मीन्स ये जो एडॉप्शन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्शन। तो ये जो था वो इलीगल था, मतलब कि यहां पे वो वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी इसको वॉइड करार दे दिया गया था। तो ये बहुत ही फेमस केस है राणा गनायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी, जो कि 1889 का केस है। ये 1889 का केस है। तो इसमें कोर्शन के इंपैक्ट, मतलब कि एनी कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट, यहां पे कोई एक्ट किया गया है विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, जो कि इंडियन पीनल कोड में फॉरबिड है। ठीक है। दूसरा है इन चिक्कम अमिराजू वर्सेस चिक्कम सेशामा। तो ये भी कोई केस था, बहुत ही फेमस है। तो ये भी केस स्टडी में है कि कमिटेड टू एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। तो ये भी केस है जो कि बहुत ही फेमस है। दूसरा है थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, मतलब कोई काम करना या किसी काम को करने की धमकी देना जो कि इलीगल है। जैसे मैंने, दूसरा क्या है, थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट। पहले तो है कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट, दूसरा है थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। एट अ गन पॉइंट मिस्टर ए हैं, ही हैज acquired the consent of Mr. B to entered into an agreement on gun point। उसने कहा कि भाई जल्दी से इस पेपर पे साइन कर दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। तो उसने उसको जान से मार देने की धमकी दे दी और उस धमकी के बेसिस पे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। तो यहां पर क्या है, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। तो यहां पर क्या है, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी इज ऑल्सो अमाउंट्स टू कॉर्शन। इसमें बहुत ही फेमस केस है बंगाल स्टोन कंपनी, क्योंकि लॉ में हमको केस स्टडीज करनी होती हैं। इसमें बहुत ही फेमस केस है बंगाल स्टोन कंपनी, बंगाल स्टोन कंपनी वर्सेस जोसेफ ह्याम, वर्सेस जोसेफ ह्याम। ये 1918 का केस है। If a mortgagee refuses to convey the equity of redemption except on the
terms dictated by him, there is nothing unlawful in it and therefore no coercion is caused in this case. तो इसमें क्या था कि वहां पे एक इसको प्रूफ किया गया था कि यहां पर कॉर्शन नहीं है. तो यहां पर अगर कोई हम एक्ट जो है करते हैं, उसकी धमकी देते हैं, इफ आई एम थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन अंडर द लॉ IPC, दैट इज कॉल्ड कमिटिंग टू मीन्स थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन. तो ये भी हमारा क्या है, कॉर्शन के अंडर आता है. नेक्स्ट है डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहा हूं या उसको धमकी दे रहा हूं कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लूंगा या डिटेन कर लूंगा. ठीक है, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू अ कोर्शन. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. कोई प्रिंसिपल P है और कोई एजेंट A है. एजेंट A ने प्रिंसिपल P को बोला, मतलब प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से खुश नहीं है. ही इज नॉट हैप्पी विद द वर्क ऑफ एजेंट, सो ही वांट टू रिमूव A एज हिज एजेंट. ही वांट टू डिस्चार्ज A एज इज हिज एजेंट. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर A ने P, A कौन है, एजेंट है, और P कौन है, प्रिंसिपल है. अगर A ने P को धमकी दी कि अगर जो मेरी लायबिलिटीज हैं तुम्हारी तरफ, अगर तुम उन लायबिलिटीज को माफ नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट को तुमको हैंड ओवर नहीं करूंगा. तो यहां पर क्या हो गया, उसने उसकी बुक ऑफ अकाउंट को डिटेन कर रखा है, जब्त कर रखा है. उसने कहा कि जब तक तुम मेरी लायबिलिटीज को माफ नहीं करोगे, आई विल नॉट रिटर्न यू योर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो इसका क्या मतलब है, यहां पर हम किसी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू अ कॉर्शन. एक बहुत ही फेमस केस है इसमें, मुठिया वर्सेस मुट्ठू करुप्पा. मुठिया वर्सेस मुट्ठू करुप्पा. इसी एजेंट का ही है, दैट इज इन 1927 का केस है. इसमें क्या है, इन दिस केस एन आउटगोइंग एजेंट रिफ्यूज टू हैंड ओवर द बुक्स ऑफ अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल टू द न्यू एजेंट अनलेस द प्रिंसिपल रिलीज्ड हिम फ्रॉम ऑल हिज डेट्स. उसने कहा कि हम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को नए एजेंट को हैंड ओवर नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा सारा डेट्स या सारा लोन जो है वो आप माफ नहीं कर देते हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज हेल्ड दैट इट हैज बीन कॉज्ड बाय कोर्शन. तो वहां पर हमने क्या किया, उसको मतलब कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी. सो इसका मतलब क्या है. नेक्स्ट है इंटेंशन ऑफ द पार्टी. इंटेंशन ऑफ द पार्टी, इसका क्या मतलब है, the act of coercion must be done with the intention of causing the other person to enter into an agreement. Where there is no intention to induce the other person to enter into an agreement, there is no coercion. इसका क्या मतलब है, जब तक कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी के ऊपर कोर्शन बना करके उसके साथ एग्रीमेंट करना. अगर मैं सिर्फ कोर्शन बना रहा हूं, मेरा इंटेंशन नहीं है कि उसके साथ मुझे एग्रीमेंट करना है, देन दैट देयर इज अ नो कोर्शन. लेकिन अगर मैं कोर्शन बना रहा हूं, किसी के ऊपर दबाव बना रहा हूं, टू मेक दैट पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, दैट अमाउंट्स टू कोर्शन. इसमें क्या है, ए थ्रेटन्स टू टेक इनटू द पोजीशन ऑफ बीज फ्लैट एट ओखला, न्यू दिल्ली एंड नॉट टू वेकेट इट. हियर एज एज इंटेंशन इज नॉट टू इंड्यूस बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, नो कोर्शन इज एम्प्लॉयड बाय ए. इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट ए ने थ्रेटन किया है टू टेक इनटू द पोजीशन ऑफ बीज फ्लैट, बी के फ्लैट को पोजीशन में ले रहा है, ले लेगा एट ओखला न्यू दिल्ली एंड नॉट टू वेकेट इट, और उसको खाली नहीं करेगा. तो यहां पर जो इंटेंशन है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है, वो सिंपली ऐसी धमकी दे रहा है. द इंटेंशन वाज नॉट टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट. But if the until and unless the intention is to enter into a contract or an agreement, that is not amount to a coercion. अगर हम कोई दबाव बना रहे हैं या कोई धमकी दे रहे हैं in order to make another party to enter into an agreement, in that case only it is a coercion, otherwise it is not a coercion.
नेक्स्ट है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, किसी को धमकी देना कि मैं सुसाइड कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगी अगर तुमने मेरे फेवर में ये काम नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉर्शन। ठीक है, क्योंकि सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड एंड कमिटमेंट ऑफ सुसाइड दोनों ही इंडियन पिनल कोड में क्या है, अनलॉफुल हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 एंड committing of suicide is punishable under section 309 of Indian Penal Code। तो दोनों ही एक्ट क्या हैं, अनलॉफुल हैं। और किसी को धमकी देना, जैसे मैं हूं, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई जल्दी से क्या कहते हैं कि मेरी नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज ऑल्सो अमाउंट टू अ कॉर्शन। ये क्या है, कॉर्शन है। इसको कॉर्शन के अंडर ट्रीट की, कॉर्शन की ही तरह ट्रीट किया जाएगा। दिस इज अ कॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेट टू फाइल अ सूट ऑन अ फॉल्स चार्ज अमाउंट टू कॉर्शन। किसी को कहना कि मैं तुमको सू कर दूंगा या तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगा, दैट इज नॉट अ कॉर्शन। लेकिन किसी झूठे केस में फंसा देना, जैसे अक्सर पुलिस वाले कहते हैं मान जा वरना तेरे नाम ऐसा ऐसा केस डालूंगा कि तू जिंदगी भर फंसता रहेगा, ऐसा बोलते हैं पुलिस वाले, बहुत धमकाते हैं। तो किसी गलत केस में एफआईआर फाइल करना, दैट इज अ कॉर्शन। किसी को धमकी देना कि तुम मेरी बात मान जाओ वरना ऐसे ऐसे सेक्शंस लगा देंगे, ऐसे ऐसे सेक्शन में एफआईआर दर्ज करा देंगे, झूठे एफआईआर, कि तुम अपने आप को जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, तो दैट इज अ कॉर्शन। लेकिन किसी को धमकी देना सोशल मतलब कि क्रिमिनल लॉ के लिए, मतलब कि किसी को वाकई अगर किसने गलत किया है और उसके अगेंस्ट मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर मैं करूंगा, तो दैट इज नॉट अ कॉर्शन। लेकिन किसी के नाम गलत एफआईआर कराना, किसी को फॉल्स एफआईआर की थ्रेटनिंग देना, दैट इज अ कॉर्शन। वो हमारा क्या है, कॉर्शन होगा। लेकिन जेन्युइन अगर कोई एफआईआर हम करवाते हैं, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर उसके हम सर्विस लेते हैं, तो दैट इज नॉट अ कॉर्शन। ठीक है, नाउ तो ये तो थे हमारे की कॉर्शन क्या है कि किन किन केसेस में व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉर्शन क्या क्या हैं। ठीक है, या व्हाट अमाउंट्स टू कॉर्शन। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ कॉर्शन। इफेक्ट ऑफ कॉर्शन क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्शन, या जिसमें हमारा क्या कहते हैं कि कॉर्शन है, which is induced by means which is affected by caution या which is entered into between the parties by caution, तो what is the effect of that contract, उस contract का effect जो है वो क्या होगा। तो the ultimate effect of caution is that it renders the contract voidable at the option of the parties whose consent was obtained by caution। Suppose that मैंने किसी पार्टी पर, सपोज मैंने मरियम के ऊपर कोई दबाव डाला कि भाई क्या कहते हैं कि आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, या मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कोई धमकी दे करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, तो बी जो है दैट इज एग्रीव्ड पार्टी। बी जो है वो क्या है, एग्रीव्ड पार्टी है। ठीक है, तो एट द ऑप्शन ऑफ बी, मतलब द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड बाय कॉर्शन, जिसके कंसेंट को मैंने कॉर्शन यूज करके ऑब्टेन किया है, उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। मतलब अभी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इन फ्यूचर अगर बी ये प्रूफ कर दे कि उसका जो कंसेंट था दैट वाज नॉट फ्री, दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द मीन्स ऑफ कॉर्शन, इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल। एट हुज ऑप्शन, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव पार्टी है, जिसके कंसेंट को मैंने ऑब्टेन किया है बाय कॉर्शन, तो उसके ऑप्शन पर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने बताया किसके ऊपर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है दैट इज ऑन द एग्रीव पार्टी। भाई अगर हमारे पर कॉर्शन यूज किया गया है और हमें ही कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना है, तो आई हैव टू गिव प्रूफ। मुझे कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे जिससे पता चल जाए कि मेरे ऊपर कॉर्शन यूज किया गया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है,
एग्रीव पार्टी के ऊपर है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उसकी कंसेंट को लेने के लिए कोर्शन यूज किया गया था। तो ये हमारा जो था पूरा कंप्लीट कोर्शन के बारे में था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस क्या है भाई? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या है। व्हाट डू मीन बाय अनडू इन्फ्लुएंस? अनडू इन्फ्लुएंस मीन्स एक्सेसिव or beyond what is expected, excessive or beyond what is expected. So undue influence is exercised where one party is in the superior position or one party is in a position to dominate the will of another party, to dominate the will of another party. तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ऐसी है जो कि सुपीरियर पोजीशन में है, जो कि दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर जो एग्रीमेंट होगा ये प्रीज्यूडिस है, ये प्रीज्यूडिस है। हम पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि वो अनडू इन्फ्लुएंस होगा वहां पर, ठीक है। इट इज प्रीज्यूडिस कि वहां पर अगर कोई ऐसी पार्टी है जहां पे एक सुपीरियर है और एक दूसरा ऐसा है जिसके विल को डोमिनेट किया जा सकता है, तो वहां पर जो है हम वहां पर मान के चलेंगे कि यहां पर अनडू इन्फ्लुएंस है। अब अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये जो है उस पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा जो सुपीरियर पोजीशन में। वहां पर कौन किसको बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर था? एग्रीव पार्टी पर था, जिसके ऊपर कॉशन यूज किया गया था। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? जो सुपीरियर पोजीशन में होगा। सपोज दैट मैं हूं और मरियम है, मरियम इज माई स्टूडेंट, ये साफिया इज माई स्टूडेंट। मैंने साफिया को बोला, साफिया अगर तुमने मेरे लिए ये काम नहीं किया या तुमने मुझे आज डिनर पर इन्वाइट नहीं किया तो मैं तुमको आने वाले सेशनल में फेल कर दूंगा, ठीक है। ये तो धमकी देना हो गया। या मैं अपनी क्या कहते हैं कि अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाऊं, यार मैं तो तुम्हारा टीचर हूं, ठीक है, तो तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए ये काम करो, वरना देखो फिर मैं तुमको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, मैं उसकी विल पर डोमिनेट कर रहा हूं क्योंकि मेरी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है, मैं सुपीरियर हूं। तो वहां पर ये क्या है, प्रीज्यूडिस है कि अगर इन ऐसी पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक सुपीरियर है और दूसरा ऐसा है जिसके विल को डोमिनेट किया जा सकता है, तो इट इज प्रीज्यूडिस। पहले से ही प्रीज्यूडिस मतलब प्री अज्यूम्ड, प्रीज्यूडिस है कि वहां पर उसकी विल जो है इफेक्ट हुई होगी अनडू इन्फ्लुएंस से। बट इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव टू प्रूफ, जो सुपीरियर पोजीशन में है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड नहीं है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 it is defined that a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of another party and uses that position to obtain an unfair advantage over the other, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वहां पे हम अनफेयर एडवांटेज मतलब वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ओवर द विल ऑफ अदर। तो वो क्या है हमारा, वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि बिटवीन द पार्टीज ही हो। क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि सपोज दैट ए और बी है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ बी को ही धमकाऊं या बी के ही ऊपर गन पॉइंट रखूं। जैसे जनरली हमारी हिंदी फिल्मों में देखा है ना, जल्दी से बैंक के सारे पैसे इस बैग में डाल दो वरना मैं इन आंटी को मार दूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके बीच में ही मतलब उसी के ऊपर ही कॉर्शन का इंपैक्ट हो। कॉर्शन कैन बी डन और कॉर्शन कैन बी एक्टेड ऑन अदर पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके ऊपर भी हम कॉर्शन यूज कर सकते हैं। जनरली हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है कि जल्दी से साइन कर दो वरना मैं इस लड़की की जान ले लूंगा, या जल्दी से अब पुलिस हटा लो वरना मैं इसको मार दूंगा, जनरली ऐसा होता है। तो इसका क्या मतलब है, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके ऊपर भी कॉर्शन किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये चीज मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने बताया। अनडू इन्फ्लुएंस में क्या है, अनडू इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं है। अनडू इन्फ्लुएंस में जो
विल है वहां पे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अनडू इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ उसके ऊपर ही अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया जा सकता है। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या है? एसेंशियल, एसेंशियल या प्री रिक्विजिट्स ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। मतलब कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर ये अनडू इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? तो पहला क्या है? पहला है रियल और अपरेंट अथॉरिटी। रियल और apparent authority. If a person has an authority over the other contracting party, it is expected that he would not abuse that authority to gain an undue advantage from the other. इसका क्या मतलब? जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, मतलब कोई उसके पास रियल या अपरेंट अथॉरिटी है, वहां पे वो मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है, जैसे टीचर स्टूडेंट, पुलिस एंड थीफ, ठीक है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बॉस एंड एम्प्लॉय। तो ये क्या है? वहां पे कोई रियल और अपरेंट अथॉरिटी है तो वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। वहां पर क्या है? अनडू इन्फ्लुएंस, ये प्रेजुडिस है कि वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन फिड्यूशरी रिलेशनशिप? व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशरी रिलेशनशिप? क्या होता है भाई फिड्यूशरी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप ऑफ फेथ। तो इसका क्या मतलब है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, where when a person resposes confidence in the other, it is expected that he will not be betrayed. जैसे फादर एंड सन, वहां पर क्या है? एक आपस में ट्रस्ट का रिश्ता है फ्रेंड्स के बीच में, वहां पे क्या है? वहां फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। तो वहां पर फादर्स जो होते हैं जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल हर फैमिली में होता है, तो वहां पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं अनडू इन्फ्लुएंस होता ही होता है। वहां पर जहां पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां पर जहां पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वहां पर हमारा अनडू इन्फ्लुएंस होता ही होता है। जैसे फादर सन का रिलेशनशिप हो गया, मदर सन का रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो गया, तो वहां पर वो अनडू रिलेशनशिप होता ही है क्योंकि ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जहां पर हमारा क्या कहते हैं कि हमारा अनडू इन्फ्लुएंस होता ही होता है। तो पहला क्या था? पहले में हमारा था कि रियल और अपरेंट अथॉरिटी, और दूसरा क्या था? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, और तीसरा है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और बॉडीली डिस्ट्रेस। मतलब कि वो एबनॉर्मल है, जहां पर उसकी जो क्या कहते हैं कि कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, दैट इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, वो माइनर है, ठीक है, या वो इल है, या और भी उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो इट हैज बीन अज्यूम कि वो जो है वहां पर हमारा अनडू इन्फ्लुएंस यूज होगा। जैसे डॉक्टर और सन, सॉरी डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है, यहां पे क्या है? इलनेस। सपोज दैट मैं आई मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। यहां पर तीसरा केस क्या है? तीसरा केस मेंटल कैपेसिटी, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और वॉट एवर दैट इज, ठीक है, मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस जो भी है। सपोज दैट मिस्टर ए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए मेट विद एन एक्सीडेंट, इनको 40s हॉस्पिटल में एडमिट किया गया बिकॉज ही इज वेरी क्रिटिकल, ए जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर इज एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद ए कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे 5 लाख में बेच दो, देन ओनली आई विल ट्रीट यू। जाहिर सी बात मजबूरी है, वहां पर उसको क्रिटिकल कंडीशन है,
उसको ट्रीट कराना ही कराना है, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर और उसके बीच में क्या है, एक रिलेशन है जो कि मेंटल कैपेसिटी को इफेक्ट कर रहा है, इलनेस है या कोई और बॉडी डिस्ट्रेस है या एज है, माइनर एज का है, तो वहां पर क्या है, हमारी अज्यूम्ड है कि वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस यूज होगा। तो ये 3 कंडीशंस थे जहां पर, या एसेंशियल या प्रीरिक्विजिट्स थे जहां पर अनडू इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ देखो क्या है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। इन केस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस, burden of proof lies on the person who is in dominant position, वहां पर क्या था, वहां पर था कि एग्रीव पार्टी जो थी उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि उसको प्रूफ करना है कि उसके ऊपर कॉर्शन यूज किया गया था टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। बट यहां पर क्योंकि प्रीजुडिस है, हम इसको पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो वहां पर वो अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्ट होगा ही होगा। अब जबकि प्रीजुडिस है तो जो पर्सन सुपीरियर पोजीशन में है उसको ये बात प्रूफ करना पड़ेगा, उसे ये बात प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, द पर्सन हु इज इन सुपीरियर पोजीशन और हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशंस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। प्रिजम्पशंस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस, इसका क्या मतलब है कि हम किन किन केसेस में प्रिज्यूम करके चलते हैं, प्रेज्यूडिस हैं कि वहां पर तो भाई अनडू इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। कोर्ट कहती है भाई इस पर्टिकुलर केस में प्रीज्यूडिस है, प्री अज्यूम्ड है कि वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस होगा ही। पहला केस क्या है उसका, अनकॉन्शनेबल बार्गेन, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। इसका क्या मतलब है, when a person who is in the position to dominate the will of the other enters into a contract which on the face of it appears to be unreasonable or unfair, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अनरीजनेबल है, अनफेयर है, appears on the face of it or in the evidence adduced, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया। जैसे बहुत कॉमन केस है, जैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स और फार्मर्स होते हैं ना, मनी लेंडर्स क्या करते हैं भाई, ले जाओ, क्या कहते हैं कि लगान इतना देना, दुगना लगान, तो वहां पर क्या अनडू इन्फ्लुएंस है। वहां पर वो क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई बॉन्ड साइन किया, मैंने कहा भाई 3700 रुपीज हमको दे दो, साल भर के अंदर मैं तुमको 25,000 रुपए दूंगा, मतलब एक जबरदस्ती का बॉन्ड साइन कराया, तो दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। तुम 3700 रुपीज दे करके किसी के ऊपर अपना पोजीशन का नाजायज फायदा उठा करके उससे 25,000 रुपीज ले रहे हो, दैट इज अनरीजनल, अनफेयर। तो क्या है, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन, जो कि अक्सर ये प्रॉपर्टी या लैंड या फार्मर्स के केस में हमको देखने को मिलता है। जो बहुत साहूकार वगैरह होते हैं या जो लालाज, पहले जमाने में जो तुमने पुरानी जमाने की मूवीज देखी होंगी, लाला लोग आते हैं, उसकी कोई विडो होती है, सपोज दैट उसने किसी को लोन दिया नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन उसकी विधवा होती है, उसको आके परेशान करते हैं, उसको घर से निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पति ने मुझसे इतना उधार लिया, जबरदस्ती का। तो वो क्या है, वहां पर पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनडू इन्फ्लुएंस में होगा, वहां पे मतलब अनरीजनेबल, अनफेयर है वो, ठीक है। तो वो जो है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वहां पे प्रीजुडिस है कि वो हमारा अनडू इन्फ्लुएंस से इंपैक्ट होगा ही होगा। जैसे एक बहुत ही फेमस केस है चुन्नी क्वेर वर्सेस रूप सिंह, चुन्नी क्वेर वर्सेस रूप सिंह। ये केस है 1889 का, जिसमें अ पर्सन विदाउट हैविंग द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट अ जजमेंट बोरोड ₹3700 ऑन अ बॉन्ड promising to pay 25,000 within a year from recovery of the possession of an estate। इसका क्या मतलब है
कि उसने कोर्ट में कोई केस किया हुआ था, तो उस केस को जीतने के लिए उसने किसी से 3700 रुपीज लिए थे उस केस को जीतने के लिए, और उसने उसे प्रॉमिस किया था कि ये जो पैसे हैं अगर मुझे वहां से रिकवरी हो जाती है स्टेट की जिसके अगेंस्ट मैं केस लड़ रहा हूं, तो उसमें से मैं तुमको 25,000 रुपीज एक साल में दे दूंगा। तो दैट इज अनरीजनेबल, ये अनफेयर है। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस it was held that the transaction was an unconscionable one and the lender could claim only 3700 rupees with interest। और जो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही होगा। ऐसा नहीं कि जो साहूकार तो लाला होते हैं वही प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 60%, 70%। नो, ओनली रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में चुन्नी क्वेर वर्सेस रूप सिंह केस में ये चीज को डिसाइड किया गया था कि ये जो केसेस हैं वहां पर सिर्फ 3700 रुपीज मनी लेंडर को वापस करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट अ रीजनेबल रेट। ठीक है, तो इस केस में इसको डिसाइड किया गया था। दूसरा है जहां पे हम प्रीजुडिस है कि वो केस मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या है अनडू इन्फ्लुएंस से इंपैक्ट होगा या इफेक्ट होगा, वो है कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दा नशी वुमेन। पर्दा नशी women। Now who are पर्दा नशी women? Please tell me, पर्दा नशी women किसे कहते हैं? Any one of you? पर्दा नशी women जो है who observes पर्दा, इसका ये मतलब नहीं कि जो पर्दा जैसे हम हिजाब पहन करके नकाब पहन करके या मुंह को ढक करके घूंघट से निकल रहे हैं बाहर, पूरी दुनिया घूम के आ रहे हैं, सबके साथ डील भी कर रहे हैं, तो भी हम पर्दा नशी वुमेन है। नो, पर्दा नशी वीमेन सिर्फ पर्दे से ही नहीं होती है। पर्दा नशी वीमेन क्या है? देयर इज नो स्टैट्यूटरी और जुडिशियल डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है ऑफ द टर्म पर्दा नशी वुमेन, बट दिस कॉन्सेप्ट प्रोबेबली मीन्स अ लेडी हु इज टोटली आइसोलेटेड एंड सेक्युलेटेड फ्रॉम द सेक्लूडेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोशल इंटरकोर्स। मतलब कि जो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर ले और जिसका एक्सपोजर बिल्कुल बाहर की दुनिया से है ही नहीं, वो बिल्कुल चार दीवारी में पैक्ड है, ना बाहर किसी को जानती है, ना ही तो बाहर किसी से मिलना हो रहा है, ना ही तो किसी को फेस कर पा रही है। ठीक है, उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड कर रखा है, किसी के सामने नहीं जाती है, तो वो वुमन क्या है? पर्दा नशी वुमन है। मतलब उसको कोई बाहर का एक्सपोजर है ही नहीं, सोशल इंटरकोर्स है ही नहीं बाहर का, तो दैट वुमन इज अ पर्दा नशी वुमन। ऐसा नहीं कि हम नकाब पहन के पूरी बाजार और मार्केट करके आ जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी चले जा रहे हैं, हम पर्दा नशी वुमन नहीं है। पर्दा नशी वुमन कौन है? जो कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड और सेक्लूडेड कर रखा है सोशल इंटरकोर्स से, तो दे आर कॉल्ड पर्दा नशी वुमन। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू और एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद पर्दा नशी वुमन दैट इज प्रीजुडिस्ड, कि वो अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड है। हम कोर्ट पहले ही मानकर चलती कि वो प्रीजुडिस है, कि वो अनडू इन्फ्लुएंस वहां पर यूज होगा। अब अगर मैं किसी पर्दा नशी वुमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस यूज्ड नहीं है। मुझे बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़कर उसको सुनाया था, उसको प्रॉपर समझाया था, उसने समझने के बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये चीज मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। सो द बर्डन प्रूफ देयरफॉर लाइज ऑन द अदर पार्टी टू शो दैट, मुझे क्या क्या चीजें शो करनी पड़ेंगी? द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फुल्ली एक्सप्लेन्ड टू हर, अंडरस्टैंड बाई हर। ठीक है, मैंने उसको फुल्ली एक्सप्लेन किया था कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को, और उसको समझाया था और उसको समझ में आ गया था। शी वॉज इन रिसीट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस, और उसको ये अलाउ किया था कि वो इंडिपेंडेंट एडवाइस ले किसी से इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर, एंड दैट द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रीली ऑब्टेन्ड, और वहां पर हमने कोई भी अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था, उसको हमने फ्रीली ऑब्टेन किया था। तो ये क्या है? हमारा प्रीजुडिस है इन दो केसेस में कि वहां पर हमारा अनडू इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज इन डोमिनेंट पोजिशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। इफेक्ट्स क्या हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस?
Section 19 clause A of the Indian Contract Act reads, when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. It is voidable at the option of the parties whose consent was so caused. It means that any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit under upon such terms and condition as to the court may seem just. इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट मैंने साफिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तो वैलिड है, बाद में साफिया ने अगर साफिया के ऑप्शन पर, सिंस द साफिया इज एन एग्रीव पार्टी, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ साफिया. ठीक है, साफिया के ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ अगर साफिया ने कह दिया भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो अनडू इन्फ्लुएंस से इंपैक्टेड है, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने साफिया के ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है. सो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड इधर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू कोर्ट में सीम फिट. सो एन एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय undue influence is voidable at the option of party who entered into the contract under undue influence. ठीक है, उसके ऑप्शन पर क्या है, ये voidable है. चलो, इसका मतलब क्या है, सपोज दैट, अच्छा इसमें एक एग्जांपल है, a money lender advances 100 to B an agriculturist and by undue influence induces B to execute a bond for ₹200 with interest at the rate of 60% per month. 100 रुपए दे रहा है मनी लेंडर, उससे अगर भाई 200 रुपए देना प्लस 60% के हिसाब से पर मंथ इंटरेस्ट देना, तो दैट इज कॉल्ड अनजस्ट. वहां पे क्या है, अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया ही गया है. तो कोर्ट विल सेट असाइड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डरिंग द पर्सन टू पे ओनली ₹100 टू द मनी लेंडर एट विद सच रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रीजनेबल, जो कि रीजनेबल होगा, इतना कोई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होता है. तो ये क्या है, ये हमारा अनकॉन्शनेबल क्या कहते हैं कि उस पे बार्गेन में भी आ जाता है. ठीक है, अब आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्शन एंड अनडू इन्फ्लुएंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आता है अक्सर. डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्शन एंड अनडू इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो यहां पे हम पहले लिखेंगे बेसिस, कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस. यहां पर क्या है, नेचर ऑफ एक्ट. पहला बेसिस क्या है, नेचर ऑफ एक्ट. इसमें क्या है, इन कोर्शन वी कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट और डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पिनल कोड. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं कि अंडर कोर्शन द नेचर ऑफ एक्ट क्या है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट अलाउड अंडर या विच इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर इंडियन पिनल कोड. ठीक है, जो कि इंडियन पिनल कोड में क्या है, हमारा इलीगल है, अलाउड नहीं है, तो हम उस एक्ट को कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं. वाइल अनडू इन्फ्लुएंस में क्या है, यहां पर हम अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन. तो यहां पर क्या है कि हम अपने द पर्सन हु इज इन सुपीरियर पोजीशन डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पर्सन. वहां पर वो क्या है, उसके विल को डोमिनेट करता है टू ऑब्टेन द विल ऑफ द या टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अनदर पार्टी. ठीक है, पहला समझ में आ गया, पहला केस. दूसरा केस है टाइप ऑफ फोर्स. कोर्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल और वायलेंट फोर्स. इसमें हम फिजिकल और वायलेंट फोर्स यूज करते हैं, मारना, धमकाना. ठीक है, तो हम इसमें वायलेंट या फिजिकल जो फोर्स है वो यूज करते हैं. इसमें हम मेंटल और मोरल प्रेशर, मोरल फोर्स और मेंटल प्रेशर
जैसे फादर अपने सन के साथ, पुलिस चोर के साथ, डॉक्टर क्या कहते हैं कि पेशेंट्स के साथ, ठीक है। तो वहां पर हम मोरल फोर्स या मेंटल प्रेशर का यूज करते हैं अनडू इन्फ्लुएंस में। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, relationship between parties. In case of coercion, relationship between parties entering into a contract need not to be there. इसका क्या मतलब है? coercion में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। कोई भी अनरिलेटेड पर्सन भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। जैसे मैं बैंक लूटने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं और बैंक मैनेजर हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, बट लेकिन मैंने गन पॉइंट पे उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तो क्या है कि कोर्शन के केस में देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशनशिप, वहां पर रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, वहां पर रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप चाहे वो पेशेंट डॉक्टर का हो, चाहे वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो, मतलब एक रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पर एक सुपीरियर और एक मतलब कि उसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लायबिलिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी में क्या है, इसमें जो हमारी लायबिलिटी वो क्रिमिनल लायबिलिटी है। कोर्शन में हमारी क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी है, जबकि इसमें एज सच कोई भी क्रिमिनल इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब अनडू इन्फ्लुएंस में कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, वो सोशल बेसिस पे होता है। लेकिन यहां पर क्या है, कोर्शन में क्रिमिनल लायबिलिटी है, इंडियन पिनल कोड के तहत हम उसको पनिश करेंगे। थर्ड पार्टीज, नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज। मैंने बताया कि अंडर कोर्शन इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम सिर्फ जो अदर पार्टी है उसके ऊपर ही हम बंदूक रख रहे हैं, उसके ऊपर ही कोई एक्ट कर रहे हैं कोर्शन का, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन बाय एक्ट है उसके ऊपर ही कर रहे हैं। नो, हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी गन पॉइंट रख सकते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर भी बंदूक रख सकते हैं और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को हम धमका सकते हैं। लेकिन एंडो इन्फ्लुएंस में क्या है कि एक जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ही हम एंडो इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं, और तो कोई सुनने भी नहीं आएगा। अगर साफिया मेरी स्टूडेंट है तो सिर्फ साफिया ही मेरी सुनेंगी, साफिया की बहन को मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो तो पता चले सामने बिना विश की निकल जाएंगी। कोई कौन तो सर कोई वो नहीं है। या क्या कहते हैं कि अपने कॉलेज में ही देख लो, कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीचर, तुम कभी उसको विश भी ना करो क्योंकि वहां पे तुम्हारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अनडू इन्फ्लुएंस के लिए क्या है कि रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी हम एक दूसरे को पूछेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछता है। तो अनडू इन्फ्लुएंस में क्या है, रिलेशनशिप मतलब कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है बस उनके ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके ऊपर भी कॉर्शन अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ है बर्डन ऑफ प्रूफ। इन केस ऑफ कोर्शन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हुज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाई कोर्शन। मतलब एग्रीव पार्टी जो है उसको प्रूफ करना है कि उसके ऊपर कोर्शन यूज किया गया है। बट इन केस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस जो सुपीरियर पोजीशन में है, जो डोमिनेंट पोजीशन में है, उसको प्रूफ करना है कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है। प्लेस क्या है, एन एक्ट ऑफ कोर्शन में बी कमिटेड एट द टाइम और प्लेस वेयर आईपीसी इज नॉट इन फोर्स। सपोज दैट कोई हाई सी के अंदर जाकर के शिप पे हम जा रहे हैं, पानी वाली जहाज में, समुद्री जहाज में, और एक हाई सी का मतलब क्या होता है, जो इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है। तो हाई सी में अगर मैंने उसके गन पॉइंट पे रख करके उसके ऊपर गन पॉइंट रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया है, अब हाई सी में क्योंकि वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर नहीं है, इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, लेकिन स्टिल वहां पर क्योंकि वहां पे इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन स्टिल अगर उस प्लेस पे भी अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो बाद में हम जमीन पर आ करके मतलब इंडियन टेरिटरी में आ करके उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड करा सकते हैं। तो वहां पर प्लेस की मैंडेटरी नहीं है कि प्लेस कहीं पे भी हो सकता है, वो नॉन इंडियन टेरिटरी में भी हो सकता है कि वहां पर आईपीसी फोर्स में नहीं है बट स्टिल वहां पर कोर्शन यूज है, स्टिल हम
उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस के केस में क्या है, प्लेस इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए, वहां पर प्लेस जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हमारा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18। अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस मिसरिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या है, पहला है मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या क्या है, द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन of the person making it of that which is not true though he believes it to be true. It means that अगर किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो सामने वाली पार्टी को बता रहा है ये समझ कर कि वो सही है, इट इज ट्रू, ये मान रहा है कि जो इंफॉर्मेशन उसको पता है वो ट्रू है और ये मान करके उसको बताया जबकि वो असल में वो ट्रू नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है, द पॉजिटिव असर्शन, मतलब पॉजिटिव असर्शन में उसको पॉजिटिव मतलब कि मैं उसको सच मान करके ये असर्ट कर रहा हूं, मतलब एफर्म कर रहा हूं, मान रहा हूं इन अ मैनर नॉट वारंटेड। वारंटेड का मतलब है क्या है, नॉट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट, मतलब उस फैक्ट के बारे में हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट उस जो इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उस इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन को ही मैं सच मान रहा हूं और उसको सच मान करके मैं सामने वाली पार्टी को बता करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है लेकिन वो ऐसा मान रहा है कि ये ट्रू है, ठीक है, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। दूसरा क्या है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट इंटेंट टू डिसीव गेन्स एंड एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट। इसका क्या मतलब, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पर तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम उसको बताते लेकिन तुमने उसको नहीं बताया। जैसे सपोज दैट एक डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है, अब डॉक्टर ने उसको एश्योरेंस दे रखा है कि भाई हम आपका 100% इसको हम आपको ट्रीट कर देंगे, जबकि डॉक्टर को ही पता है कि 99% चांसेस उसके सही होने के हैं और 1% चांसेस उसके ट्रीटमेंट के फेल होने के हैं। तो यहां पर डॉक्टर की ड्यूटी थी कि वो पेशेंट को उस 1% फेलियर के बारे में बताए, लेकिन उसने नहीं बताया, उसने अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं की, तो वहां पर क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, वहां पर क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। तो ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है विदाउट इंटेंट टू डिसीव, जबकि उसको पेशेंट को डिसीव करना नहीं था, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने का था। ठीक है, वो मेरे मतलब एक होता है ना, डॉक्टर कहते भाई हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो पेशेंट भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन पेशेंट को हिम्मत बनाने के लिए उसने वो 1% के बारे में उसने उसको शो नहीं किया, उसका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं था। तो वहां पर क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। इसका क्या मतलब है कि वो पर्सन जो है प्रेजुडिस है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो हमारा इलाज 100% श्योर कर देगा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि 1% फेलियर के भी चांसेस है जो कि उसने नहीं बताया, उसकी ड्यूटी थी उसको बताने की लेकिन वो नहीं बताया, तो यहां पर क्या है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो पहले यहां पे हमने दो चीजें डिस्कस की, पहले वो मैं दो चीजें फिर से डिस्कस कर लेता हूं। पहला तो क्या है, अनवारंटेड स्टेटमेंट। अनवारंटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अनवारंटेड स्टेटमेंट का मतलब है नॉट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट, नॉट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट, हमको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और हम जो इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को ट्रू मान रहे हैं, सही मान रहे हैं और सामने वाले के सामने प्रेजेंट करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो मैंने भी समझाया। दूसरा क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं
जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन में होते हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मैंने तुमको बताया कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है, जहां पर मेरी ड्यूटी थी कि किसी चीज को बताना, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया, बट मेरा इंटेंशन जो है किसी को डिसीव करने का नहीं था, धोखा देना नहीं था, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई भी चीज होती है तो हम उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो इस पे भी हमारा है एसेंशियल एलिमेंट्स मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स? पहला है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फॉल्स है, ऑल दो मैं उसको ठीक मान रहा हूं, सही मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही फॉल्स है, मेरे पास अनवारंटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब मुझे फुल इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, तो जो मैं स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, फॉल्स है। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनका ही मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो कि मटेरियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर हमने उसको मिस रिप्रेजेंट किया तो दैट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। मटेरियल फैक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट हो सकता है, अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट हो सकता है, तो वो हमारे लिए क्या है, मटेरियल फैक्ट्स हैं। तो जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो मटेरियल फैक्ट्स का होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया भाई कोई कंपनी है वो प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करे, अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करे फॉर इन्वेस्टिंग शेयर्स, और उसने क्या कहते हैं कि कहा है कि भाई मिस्टर ए जो है वो इस हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ऑल दो, अच्छा उस बेसिस पे मैंने कंपनी के शेयर्स क्या किए, सब्सक्राइब कर लिए, जबकि मुझे बाद में पता चला भाई मिस्टर ए तो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं, तो अब क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो मिस्टर ए को जानता ही नहीं था। अब मिस्टर ए को जब मैं जानता ही नहीं, तो ऐसा थोड़े कि मैंने मिस्टर ए के बेसिस पे शेयर्स को अप्लाई किया है, मैंने तो कंपनी के रेपुटेशन पे शेयर्स को अप्लाई किया है। मिस्टर ए जो डायरेक्टर है वो तो मैं उनको जानता ही नहीं कि वो कैसे पर्सन है, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अब बाद अगर मैं कह दूं कि भाई आपने इस मिस रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था वो कंपनी के रेपुटेशन के बेस पे किया था, वो कंपनीज के प्रॉफिट्स, कंपनीज की बैलेंस शीट, इन सब के बेसिस पे मैंने किया था। डायरेक्टर का ना वो बात की बात है, लेकिन बाद में मुझे पता चला अच्छा मिस्टर ए तो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उसने किया था कि मिस्टर ए डायरेक्टर है। अब मिस्टर ए को मैं पर्सनली जानता ही नहीं कि भाई मिस्टर ए किस खेत की मूली है, तो दैट इज इमैटेरियल, वो मटेरियल फैक्ट नहीं है। तो ये जो फैक्ट्स है अगर इसको हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो मटेरियल फैक्ट्स का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शुड बी मेड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, शुड बी मेड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के वक्त हमको वो मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो फैक्ट्स है वो मुझे प्रेजेंट करना है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो बाद में नहीं होगा, वो पहले ही होगा, ठीक है। बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है कि मिस रिप्रेजेंटेशन शुड बी डन बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, या इसके शेयर्स इश्यूड है मार्केट में। अच्छा, मिस्टर ए हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है ऑन द सजेशन ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कोई उनको एक स्टेटमेंट बताई कि भाई कंपनी की क्या कहते हैं गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, तो बी ने अपना कोई स्टेटमेंट दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नहीं दिया एक को। तो यहां पर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए, लेकिन वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन बी दे रहा है ये समझ करके कि वो सही है, दैट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द
कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम कि वहां पर वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज द मिस रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मिस्टर ए। लेकिन क्योंकि बी जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो अगर उसके कोई स्टेटमेंट को मिस रिप्रेजेंट उसने किया है तो दैट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हो सकता है। मस्ट हैव बीन एड्रेस्ड must have been addressed to the other party, to the other party। इसका क्या मतलब है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन, जो मैं फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो अदर पार्टी को ही प्रेजेंट करूं, मैं किसी और थर्ड पार्टी को प्रेजेंट कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एड्रेस्ड टू द अदर पार्टी टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड टू द पार्टी, इट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं अनदर जो सामने वाली पार्टी है उसको, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है सामने वाली पार्टी, उसको ही मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को या किसी थर्ड पर्सन को मिस रिप्रेजेंट करता हूं किसी फैक्ट का, तो दैट इज नॉट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, इट मस्ट बी टू इंड्यूस थर्ड पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इट मस्ट बी टू इंड्यूस, मतलब कि मैं थर्ड पार्टी को इंड्यूस कर रहा हूं अपने मिस रिप्रेजेंटेशन से ताकि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है। तो ये तो थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इफेक्ट्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन? आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज let me know, are you getting what I am saying? Yes sir। Okay, effect देखो क्या है? If any contract is entered into by misrepresentation, in that case the aggrieved party has an option to put the contract to an end। मतलब पहला क्या है? उसके पास एक ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, डिस्चार्ज कर दे। तो क्या है? ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ही मे रिसेंड, रिसेंड का मतलब क्या है? कैंसिल कर देना, एंड कर देना। ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब है? उसके पास, या इसको हम बोले, इसको हम बोल सकते हैं राइट्स अवेलेबल टू द एग्रीव पार्टी इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीव पार्टी के पास क्या क्या राइट्स हैं? तो पहला क्या राइट है? इसको हम बोल सकते हैं राइट टू रिसेशन। राइट टू रिसेशन मतलब उसको रिसेंड कर देना। रिसेंड का मतलब RESCIND। रिसेंड का मतलब क्या है? उसको खत्म कर देना, एंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। एज मेंशन अबव मींस as mentioned here, contract brought about by misrepresentation is voidable of the option of the party whose consent was not free। मतलब उसकी consent को effect, वो that consent was affected by misrepresentation। The innocent party misled by misrepresentation may sue for rescission of the contract and restitution of anything he has transferred to the other party, but the party whose consent was so caused by misrepresentation cannot rescind the contract in the following circumstances। इसका क्या मतलब है? पहला तो केस है वो रेसिड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और रेस्टिट्यूट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने तुमको कुछ पे कर दिया या कोई बेनिफिट तुमको प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैंने साफिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने साफिया को कोई चीजें मिस रिप्रेजेंट करके साफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ साफिया इज एन एग्रीव पार्टी। साफिया के पास ऑप्शन है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दें, मतलब कैंसिल कर दें, एंड कर दें, राइट टू रिसेशन है। और उसके साथ ही साथ रेस्टिट्यूशन भी है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर साफिया ने मुझे कुछ पे किया होगा या मुझे कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया होगा,
तो वो बेनिफिट भी मुझे क्या करना है, वापस करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा साफिया को। तो यहां पर क्या है, द इनोसेंट पार्टी मिसलेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि साफिया है, में सू फॉर रिसेशन, रिसेशन के लिए सू कर सकते हैं, मतलब कैंसिलेशन के लिए सू कर सकते हैं उसको, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ एनीथिंग ही हैज ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्टी, जो उन्होंने ट्रांसफर किया होगा अदर पार्टी को, उसके रेस्टिट्यूशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं। कौन सू कर सकता है, एग्रीड पार्टी कर सकता है, किसको, अनदर पार्टी को जिसने मिस रिप्रेजेंट किया है। बट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द राइट टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड नहीं कर सकते हैं। पहला तो है where the party whose consent was caused by misrepresentation had the means of discovering truth by ordinary diligence, मतलब उसके मामूली सूझबूझ से उस मिसरिप्रेजेंट को अगर पकड़ा जा सकता था, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू सू। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा साफिया से कि साफिया ने कहा सर मुझे एक फ्लैट चाहिए रेंट पर, और मेरे पास काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो मैं फ्लैट रेंट्स पे देता हूं। तो मैंने साफिया को कहा चलिए ठीक है, मेरे पास एक फ्लैट है जिसमें क्या कहते हैं कि 2 BHK फ्लैट है, जिसमें 2 रूम्स हैं, 2 वॉशरूम है, एक बालकनी है जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन की है, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, किचन सब कुछ है। मैंने उनको बता दिया और साफिया ने कहा ठीक है बहुत अच्छा फ्लैट है, मुझे चाहिए। साफिया जबकि चाहती तो वो मेरे फ्लैट पे आ करके फ्लैट का इंस्पेक्शन कर सकती थी। बाद में जब साफिया ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब वो फ्लैट पे शिफ्ट हुई तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो हमने 2 वॉशरूम बताया था, यहाँ पर एक ही वॉशरूम है, और बालकनी के नाम पर वो बिल्कुल पता नहीं क्या है, वो एक विंडो भी नहीं है वो वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल दो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, बट साफिया यहां पर उसको रिसेंड नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि साफिया एक अपनी मतलब कि नॉर्मल एफर्ट का यूज करके, अपने नॉर्मल डिलीजेंस का यूज करके उस चीज का को इंस्पेक्ट कर सकती थी कि वाकई जो मैंने बताया है वो प्रेजेंट है कि नहीं फ्लैट में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिंपली स्टेटमेंट के बेसिस पे उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वहां पर साफिया इज नॉट लायबल टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। Okay. When the party after becoming aware of misrepresentation affirms the contract, मतलब मैंने साफिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे ही फ्लैट का ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, साफिया को फ्लैट चाहिए था, ठीक है, और मैंने बता दिया, काफी तारीफें कर दी, 2 वॉशरूम है, बालकनी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बता दिया। साफिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे मैं आपका फ्लैट ले रही हूँ, 11 महीने का एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया। बाद में जब साफिया आई, साफिया ने देखा अरे यहाँ पर तो एक ही वॉशरूम है, उन्होंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, फ्लैट तो मिल गया। उन्होंने उसको एफर्म कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया, एफर्म कर दिया, फिर साफिया उसको रिसेंड नहीं कर सकती। वहां पर राइट टू रिसेशन क्या हो गया, साफिया का खो गया। नाउ देयर इज नो एनी राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये हमारे कुछ सर्टेन केसेस थे जहां पर हमारा राइट टू रिसेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। पहला क्या है, राइट टू रिसेशन है, दूसरा क्या है, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, सेक्शन 19 प्रोवाइड्स इन दिस रिगार्ड दैट अ पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन मे इफ ही थिंक्स फिट insist that the contract should be performed and that he shall be put in the same position in which he would have been if he representation made had been true। इसका क्या मतलब है, right to insist upon performance। इसका क्या मतलब है, अब साफिया के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उनको बताया कि मेरा फ्लैट ऐसा है वैसा है, 2 वॉशरूम्स हैं, एक बालकनी है। साफिया ने एग्री कर लिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में साफिया को पता चला तो कि इसमें एक ही वॉशरूम है, बालकनी भी नहीं है। बाद में साफिया के पास एक राइट है, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। साफिया कहेंगे भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब मुझे
अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल पोजीशन चाहिए। मतलब मुझे वो पोजीशन चाहिए कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुआ होता, जो आपने प्रेजेंट मतलब जो स्टेटमेंट आपने मुझे बताई है वो स्टेटमेंट सही होती और उस बेसिस पे जो फ्लैट हमको मिलना था वही फ्लैट हमको मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अब मुझे साफिया को एक एक्स्ट्रा वॉशरूम और बालकनी बना करके मुझे देनी पड़ेगी। वहां पर हमारा क्या है, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। वो जो मैंने मिस रिप्रेजेंट किया है फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे वो चीज साफिया को एक्चुअल पोजीशन में लाना पड़ेगा जिसमें साफिया अगर मिस रिप्रेजेंट ना हुआ होता तो किस पोजीशन में आती, उस पोजीशन में मुझे साफिया को लाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने मिस रिप्रेजेंट करके एक वॉशरूम एक्स्ट्रा बता दिया, एक बालकनी बता दी, तो अब मुझे वो एक्स्ट्रा वॉशरूम और बालकनी साफिया को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर कह रहा है इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शैल मींस साफिया शैल बी पुट इन द सेम पोजीशन इन विच साफिया वुड हैव बीन इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन जो हुआ है, जो मैंने दो वॉशरूम और बालकनी की बात की, वो ट्रू होता तो उस पोजीशन में साफिया की क्या पोजीशन होती है, तो हमको साफिया को उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। ये बी था। और सी क्या है, राइट टू क्लेम डैमेजेस। इसमें क्या है, जनरली इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्रीड पार्टी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस बट एट मोस्ट ही कैन इंसिस्ट इन रेस्टिट्यूशन। मतलब कि डैमेजेस तो क्लेम नहीं कर सकता है लेकिन रेस्टिट्यूट करा सकता है। भाई जो हमने बताया ना कि जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में हमने साफिया ने मुझे ट्रांसफर की होंगी तो वो मुझे वापस करनी पड़ेंगी, रेस्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। लेकिन इन सर्टेन केसेस वेयर promoters or directors of a company have made misrepresentation in a prospectus, they are liable for damages। मतलब अगर प्रोमोटर या डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे उन्होंने शो कर दिया भाई क्या कहते हैं कि हम कंपनी जो है वो पिछले 5 सालों से अपना डिविडेंड पे कर रही है, बट एक्चुअल में ये पता चला कि भाई कंपनी को तो 5 सालों से लॉसेस हो रहे हैं, वो डिविडेंड दे ही नहीं रही है, तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो उस बेसिस पे अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें अगर हमको कोई लॉस होता है तो हम वहां पर डैमेज जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. बर्डन ऑफ प्रूफ देखो किस पर है, टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द रिप्रेजेंटी नीड्स ओनली टू एक्सप्लेन दैट द मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड and that it was capable of inducing the contract. The burden then passes to the representer to prove that a representative would have entered into the contract anyway even if the misrepresentation had not been made। इसका क्या मतलब है कि जो burden of proof है वो रिप्रेजेंटर पे है। रिप्रेजेंटी जो है मतलब जैसे मैं कोई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं साफिया को, तो मैं रिप्रेजेंटर हूं, साफिया रिप्रेजेंटी है। तो साफिया को बस इतना ही कहना है कि भाई ये इसने मिस रिप्रेजेंटेशन मेरे साथ किया। नाउ आई हैव टू प्रूव कि मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने उसको इंड्यूस नहीं किया है। ये मेरे साथ उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती साफिया, अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं भी करता तो भी साफिया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार थी। तो ये चीज मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, मिस रिप्रेजेंटर के ऊपर है कि मुझे बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, मिस रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब हम आते हैं फ्रॉड। अब आते हैं फ्रॉड। अच्छा, तो आज के लिए इतने ही रखें। शुड आई स्टॉप हियर नाउ? ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस फ्रॉड एंड मिस्टेक। तो हमारे फैक्टर्स बच गए हैं फ्रॉड और मिस्टेक, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।